Assalamu alaikum class. Can you hear me well? जी. Okay. So here we are back with another topic from microbiology. Okay, इसमें आज हमने पढ़ना है शिगेला और विब्रियो. बेसिकली अब हम चैप्टर नंबर 15 जो है लिविंगस्टन का, इसमें हम स्टार्ट करे हैं बैक्टीरिया विच प्राइमरीली रिजाइड विद इन द इंटेस्टाइन. ठीक है, तो इसमें दो एग्जांपल्स हैं, एक शिगेला है और एक विब्रियो है. ठीक है, और इनकी डिजीज में स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है. बोथ आर रिलेटेड टू द एंटेरिक ट्रैक्ट. दोनों में आप ये कह सकते हैं कि जी मोटिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन शिगेला जो है वो कॉज करता है डायरिया विद ब्लड. ठीक है, सो द डायरिया कॉज्ड बाय शिगेला इट इज एसोसिएटेड विद ब्लड, एंड द डायरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय विब्रियो इट इज watery diarrhea. ठीक है, with excessive amount of water loss from the body, but it is not associated with blood. ठीक है, तो इन दोनों में जो स्लाइट डिफरेंसेस हैं वो हम साथ साथ स्टडी करेंगे. पहले मुझे ये बता दें कि प्रीवियस लेक्चर्स में से किसी में कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है जो आपने नहीं पूछा. लास्ट टाइम हमने साल्मोनेला पढ़ा था. अगर किसी को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो इस लेक्चर के एंड पे इसके क्वेश्चंस के साथ आप साल्मोनेला से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आपने पूछना है पूछ सकते हैं. ठीक है, ओके. सो वी आर स्टार्टिंग विद शिगेला. डिजीज इज बेसिकली शिगेलोसिस. ठीक है, या एंटेरोकोलाइटिस. ठीक है, अच्छा, शिगेलोसिस का एक और नाम भी है. अगर स्पेसिफिकली शिगेला कॉज कर रहा है एंटेरोकोलाइटिस तो हम इसको बेसिलरी डाइसेंट्री भी कहते हैं. ठीक है, ये आपने याद रखना है. अच्छा, समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन इन एग्जाम कि व्हाट इज बेसिलरी डाइसेंट्री एंड नेम द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, और थोड़ी सी आपने डिजीज की डिटेल बतानी होती है और थोड़ा सा आपने ये बताना होता है कि ये स्पेसिफिकली किस बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज की है. ठीक है, so the term dysentery जैसे इसमें मेंशन हुआ है, it refers to diarrhea which is associated with blood. अच्छा, अब नेक्स्ट लेक्चर में भी हमने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसको डायरिया एसोसिएटेड है ब्लड के साथ. प्रीवियसली हमने पढ़ा था ई कोलाई. ठीक है, ई कोलाई के सारे स्ट्रेन्स जो हैं वो ब्लड एसोसिएटेड डायरिया नहीं कॉज करवाते. उसमें से सिर्फ शायद आपको याद हो थोड़ा थोड़ा हमने क्या पढ़ा था, O15787 एक स्ट्रेन है जो एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई है, वो कॉज करते हैं ब्लड एसोसिएटेड डायरिया. लेकिन हम उसके लिए ये डाइसेंट्री वाली टर्म अमूमन यूज नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है, ये डाइसेंट्री की टर्म जो है ये हम शिगेला के साथ यूज करें, बेसिलरी डाइसेंट्री. उसमें आप ये कह सकते हैं कि द डायरिया कॉज्ड बाय ई कोलाई या O15787 एंटेरोहेमरेजिक ई कोलाई, इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद ब्लड. So a little about the important properties of Shigella. They are basically non-lactose fermenting bacteria. Okay, gram-negative rods हैं, and they can be distinguished from Salmonella by 3 criteria. अच्छा, अब Salmonella से हम इनको specifically क्यों distinguish करना चाह रहे हैं? Because इनका जो area of infection है वो कुछ वैसा ही है जैसा कि साल्मोनेला का है. साल्मोनेला में शायद आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एम सेल्स से साल्मोनेला एंटर होता है और फिर हायर स्पैचेस में इन्फेक्शन कॉज करता है. ठीक है, तो शिगेला भी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है. ठीक है, सो इट इज कॉजिंग इन्फेक्शन बेसिकली इन इलियम एंड कोलन. ठीक है, तो इसलिए हमें ये डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि ये साल्मोनेला से कैसे मुख्तलिफ है. अच्छा, इसके अलावा हम इसको डिफरेंशिएट विब्रियो से भी करेंगे. क्यों? क्योंकि दोनों की क्लासिफिकेशन एक ही है. दे बोथ द ग्राम नेगेटिव रॉड्स व्हिच आर प्राइमरीली residing inside and causing infection inside the GI tract. ठीक है, तो साल्मोनेला के साथ इसके क्या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं? नंबर 1 क्या है, शिगेला जो है ये गैस प्रोडक्शन नहीं करते जब ग्लूकोज फर्मेंटेशन होती है. ठीक है, H2S भी प्रोड्यूस नहीं करते. तो यहाँ पे हमने साल्मोनेला को डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने उसकी कॉलोनीज के साथ ये बताया था कि H2S की वजह से ब्लैक कलरेशन आ जाती है. ठीक है, जहाँ TSI की बात हुई थी वहाँ भी हमने बताया था कि इसमें साल्मोनेला कैन प्रोड्यूस अ लिटिल और नो गैस एंड दे प्रोड्यूस H2S. ठीक है, अच्छा, थर्ड क्या है कि दीज बैक्टीरिया शिगेला दे आर नॉन मोटाइल, साल्मोनेला आर मोटाइल बैक्टीरिया.
All Shigella have 4 antigen polysaccharide in their cell walls, and these antigens are used to divide the genus into 4 groups, that is A, B, C and D. अब शिगेला को फर्दर जो क्लासिफाई करते हैं हम, इसके जो एंटीजेनिक ग्रुप्स हैं, या आप कह सकते हैं कि सीरोटाइपिंग इसको कहते हैं, ठीक है। उसमें इसके 4 फर्दर सब ग्रुप्स हैं जो बेस्ड हैं O एंटीजन पे। अच्छा, अब ये 3 प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है जो साल्मोनेला और शिगेला को डिफरेंशिएट कर रही है। समटाइम्स यू कैन बी आस्क्ड कि साल्मोनेला और शिगेला में क्या डिफरेंस है। देखिए 3 प्रॉपर्टीज हैं, एक जो है गैस प्रोडक्शन इसमें नहीं हो रही है शिगेला में, दूसरा इसमें H2S प्रोडक्शन नहीं हो रही, और तीसरा ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़े हैं इसमें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इनको। ये शिगेला की 4 कॉमन टाइप्स हैं जिनको हम अमूमन स्टडी करते हैं, जिसमें एक शिगेला डाइसेंट्री है, जैसे इसका नाम बता रहा है, ठीक है। डिसेंट्री डाइसेंट्री जो है वो शिगेला डाइसेंट्री ही कॉज कर रहा है, ठीक है। सो इट इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन, या यू कैन से दिस इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डाइसेंट्री, मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ डिसेंट्री डाइसेंट्री, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा शिगेला फ्लेक्सिली है, ठीक है। ये क्या करता है, शिगेलोसिस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में समटाइम्स ये भी इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन शिगेला डाइसेंट्री जो है ये सबसे ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन कॉज करता है। और शिगेला सुनाई जो थर्ड टाइप है ये डेवलप्ड कंट्रीज में। अब अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इनके अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया जाता है, बिकॉज जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, उनमें आपको पता है कि इनमें पुअर हाइजीनिक हैबिट्स होंगी, इनमें जो है ना वो कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, कंटामिनेशन ऑफ फूड और इन चीज़ों के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इनमें से बहुत सारी चीज़ें ओवरकम हो जाती हैं। प्रॉपर सीवरेज है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है, प्रॉपर हाइजीनिक हैबिट्स फॉलो करने का ट्रेंड निस्बतन ज़्यादा है, अवेयरनेस बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा है लोगों में, ठीक है। लेकिन स्टिल अच्छा, अब इसमें स्ट्रेन्स तो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, लेकिन शिगेला दोनों जगह पे इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ टाइप है शिगेला वोइडाई, ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमें इस वक्त हमारे लेक्चर के साथ रिलेटेड नहीं है। हमने बेसिकली जो है ना ये इनको फॉलो करना है जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है, या फिर जो मोस्ट सीरियस फॉर्म है। फिलहाल हम इसी पे फोकस करेंगे। अच्छा, अब इसकी ट्रांसमिशन जो है फीकल ओरल रूट से है। फीकल ओरल रूट का क्या मतलब है कि दैट मीन्स कि नेसेसरीली यहाँ पे डेफिशिएंसी है हाइजीनिक हैबिट्स की, ठीक है। एक टर्म होती है फीकल ओरल रूट, एक टर्म होती है ओरोफिकल रूट, ठीक है। देखने में आपको दोनों टर्म ये सुनने में मिलती जुलती लग रही होंगी, लेकिन फीकल ओरल में डेफिनेटली आपको क्या पता चल रहा है कि ये वो रूट है जिसमें ऑब्वियसली इसमें हैंड हाइजीन का सबसे बड़ा रोल होगा, ठीक है। और जो ओरोफिकल है उसका मतलब ये है कि उसमें जो है वो इनटेक के जरिए से ही जा रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन उसमें डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं, जैसे फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। मगर फीकल ओरल में डेफिनेटली हाइजीन का एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके साथ जो है ना एक निमोनिक इसका आसान सा है कि शिगेला की ट्रांसमिशन कैसे होती है। इसमें 4F आपने याद रखनी है, ठीक है। 1 इज फिंगर्स, ठीक है, हाथों के जरिए से यानी हैंड वॉशिंग इम्प्रॉपर। देन फ्लाइज, फ्लाइज क्या करती हैं, फ्लाइज जो है वो कंटामिनेटेड चीज़ों से जो है ना वो जर्म्स दूसरी अनकंटामिनेटेड या क्लीन चीज़ों तक लेके जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और स्पेशली अगर ये विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पे प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल नहीं है, ऐसे एरियाज हैं, तो इनमें जो है ना वो फ्लाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो सकती हैं बहुत सारी डिजीजेस फैलाने के लिए। फूड का क्या मतलब है कि अगर इम्प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स हैं या इम्प्रॉपरली कुक फूड है तो उसके जरिए से ट्रांसमिट हो सकता है। एंड लास्ट इज द फीसेस, ठीक है। इसमें वही चीज़ आ गई कि हमने कहा कि जो वेस्ट डिस्पोजल है या सीवरेज है उसको प्रॉपरली इसके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि प्रॉपर डिस्पोज हो जाए। और सेकेंडली इसमें फिर यहाँ पे दोबारा से एक हैंड हाइजीन की बात भी आ जाती है, ठीक है। तो फूड बोर्न आउटब्रेक्स जो हैं ये ज़्यादा होते हैं, वाटर बोर्न जो हैं वो निस्बतन कम होते हैं। और डे केयर्स में, नर्सरीज में, मेंटल हॉस्पिटल्स में, इन सारी जगहों पे जो है ना फीकल ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा होती है, ठीक है। और छोटे बच्चों में इसका जो है ना वो इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है शिगेला का। और इसमें एक और चीज़ याद रखने वाली है कि इसमें कोई एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है, ठीक है, यानी ह्यूमन से ही स्प्रेड हो रही है डिजीज, कोई एनिमल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो एक पिक्चर में हमने ये जो 4F है इसके उनको समराइज करने की कोशिश की है, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स अ लिटिल लाइटर एंड इजियर टू रिमेम्बर। फर्स्ट इज फूड,
ठीक है, इसमें आपकी पसंद के सारे खाने आ गए हैं। अगर इम्प्रॉपरली कुक हो तो ये डेफिनेटली कर सकते हैं, दे कैन बी अ सोर्स ऑफ डिसइंफेक्शन। सेकेंड में जो है आप देख रहे हैं कि ये जो हमने बात की थी, फूड 10 फिंगर्स, ठीक है, so if the hands are not washed then they can also spread. Third is flies and fourth is species, ठीक है। नेक्स्ट इज पैथोजेनेसिस। तो आई होप कि ये जो छोटे छोटे कार्टून्स हैं ये आपको कम से कम इन चीज़ों को रिमेम्बर करने में ये थोड़ा सा हेल्प आउट करते होंगे। अगर नहीं करते तो फिर खुद से कोई और तरीका ढूंढ लें, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू, ताकि आपको कम से कम ये जो ट्रांसमिशन है इसकी वो सबको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, देन अबाउट द पैथोजेनेसिस। अब क्या है कि डिजीज एक्चुअली कैसे अकर करती है। दीज आर द मोस्ट इफेक्टिव पैथोजेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत थोड़े से बैक्टीरिया बॉडी में अगर एंटर कर जाएंगे तो दे कैन कॉज अ सीरियस डिजीज, ठीक है। सो दे हैव वेरी लो इन्फेक्शन डोज। ID50 स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शियस डोज, ठीक है। तो शिगेला वो बैक्टीरिया है जिनकी बहुत कम इन्फेक्शन डोज है, यानी कि तकरीबन अगर 100 बैक्टीरिया भी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो वो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस शो कर सकते हैं, डिजीज बहुत ज्यादा सिवियर हो सकती है। शिगेला प्रोड्यूसेस ब्लड एसोसिएटेड डायरिया दैट इज कॉल्ड डायसेंट्री बाय इन्वेडिंग द सेल्स ऑफ द म्यूकोसा ऑफ डिस्टल आइलियम एंड कोलन। अब चूंकि ये सारे बैक्टीरिया जीआईटी में इन्फेक्शन कॉज करें, इसलिए इनकी जो साइट है ना, साइट ऑफ इन्फेक्शन, वो याद रखनी जरूरी है, ठीक है। जैसे साल्मोनेला के केस में क्या था, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन की एम सेल्स और वायर्स पैचेस हमने डिस्कस किए थे। इसमें क्या है, डिस्टल आइलियम है और कोलन है, ठीक है। सो अ लिटिल डिफरेंस विद द साल्मोनेला। ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि ये सेल्स जो है ना, दे एंटर थ्रू द म्यूकोजल सर्फेसेस ऑफ कोलन। अगर ये हम कोलन की बात करें तो वहां से कोलोनिक म्यूकोजा से एंटर होते हैं, इन्वेड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कोलोनिक एपिथेलियम में। और यहाँ पे एक और डिफरेंस भी आ जाता है जो हम साल्मोनेला से दोबारा कर रहे हैं, कि टिपिकली ये जो है ना, एपिथेलियम को तो अंदर एंटर हो रहे हैं, लेकिन जो फर्दर लेयर्स हैं उनको इन्वेड करके लैमिना प्रोपिया या उससे फर्दर आगे नहीं मूव कर रहे, ठीक है। दे प्रेफरेंशियली अटैच टू एंड इन्वेड इनटू एम सेल्स इन पायर्स पैचेस लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों में आप देख सकते हैं कि ये अगर हम डिस्टल आइलियम की बात कर रहे हैं या हम कोलन की बात करें, जिसकी भी स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही है या लार्ज की, दोनों में ये एपिथेलियम से एंटर तो जरूर हो गए हैं, लेकिन लैमिना प्रोपिया या फर्दर लेयर्स को इन्वेड नहीं कर रहे। जिस एरिया में एंटर हुए हैं, एपिथेलियम में एंटर हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होगी, अल्सरेशन होगी, लेकिन ये जो है ना, ये गट वॉल को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं होंगे। जैसे हमने साल्मोनेला में देखा था कि उसमें बैक्टीरिया हो जाता है, बिकॉज बैक्टीरिया दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड दे मूव टू द डिस्टेंट साइट्स, जिसमें बोन था, जिसमें रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम था। तो इसमें जो है ये सिर्फ एपिथेलियम से एंटर हो रहे हैं, सेल के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, वहां पे ही डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लोकल इन्फ्लेमेशन हो रही है, अल्सरेशन हो रही है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रही है, बैक्टीरिया में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कितने डिफरेंसेस हो गए अभी तक साल्मोनेला के साथ? नंबर 1 इज द डिफरेंस ऑफ द साइट, ठीक है। यहाँ पे डिस्टल आइलियम और कोलन दोनों इन्वॉल्व है, वहां पे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन थी। अच्छा, सेकंड हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने ये देखा कि इसमें भी इन्वेजन है डेफिनेटली, लेकिन इन्वेजन ऑफ ऑल लेयर्स ऑफ जीआईटी नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एपिथेलियम इन्वेड हो रही है, इसमें ये सेल के अंदर एंटर होके यहाँ पे ही टिश्यू डिस्ट्रक्शन या आप कह सकते हैं सेलुलर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो रहे, बैक्टीरिया नहीं हो रहा। ओके, सो ये पैथोजेनेसिस के लिए एक सिंपल सी आसान सी डायग्राम मुझे मिली है, जिसमें मैंने सोचा कि मैं ये आपके साथ डिस्कस करती हूँ। इट्स बेसिकली फ्रॉम लिपिनकॉट माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन चूंकि वो हमारी टेक्स्ट बुक नहीं है इसलिए हम हर चीज़ लिपिनकॉट से फॉलो नहीं करेंगे, ऑल्दो दिस डायग्राम इज वेरी इजी टू रिमेम्बर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा है इंटेस्टिनल सेल्स आप इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंजेस्टेड शिगेला है, दे एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टल सेल बाय एंडोसाइटोसिस। सेल के अंदर ये एंटर हो गए, ठीक है। This is the lumen of the gut, these are villi, यहाँ पे सेल के अंदर एंट्री हो गई। Now they escape from the endocytic vesicles and they multiply inside the cell and they are protected from macrophages. Unlike salmonella, ठीक है, यहाँ पे ये मैक्रोफेज से ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस क्या है? फेगोसिटिक सेल्स हैं, दैट मींस दे हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द फेगोसिटिक सेल्स।
फिर शिगेला दे इन्वेड द नेबरिंग सेल्स। अब शिगेला में भी एक चीज है, जैसे कि हमने जब लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें कुछ एक्टिन गैदर हो जाती है टुवर्ड्स वन पोल ऑफ द बैक्टीरियम और ये एक्टिन रॉकेट्स बन जाते हैं एंड दे इन्वेड द नेबरिंग सेल्स। तो इसमें भी एक मिलता जुलता मैकेनिज्म है जिसमें ये बैक्टीरिया इस सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे ग्रो करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देन दे विल ट्राई टू इन्वेड द नेबरिंग सेल्स विद सिमिलर मैकेनिज्म जिसमें एक्टिन फिलामेंट्स बन रही हैं और ये सूडोपोड्स बन रहे हैं, ठीक है, ये फिलोपोड्स बन रहे हैं, सॉरी, और ये एंटर कर रहे हैं नेबरिंग सेल के अंदर। अब ये जो एंडोसाइटोसिस हो रही है ये अब इस नेबरिंग सेल के अंदर एंटर हो गया, यहाँ से फर्दर एक थर्ड सेल के अंदर भी इसी तरह से एक्टिन फिलामेंट्स के जरिए से ये एंटर हो सकता है। ओके, फोर्थ स्टेप क्या है? म्यूकोजल एब्सेस फॉर्मेशन एट द साइट वेयर द सेल डाइज। जिस सेल के अंदर ये लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, ये लोकल डिस्ट्रक्शन कॉज हो रही है, यहाँ पे जो है एब्सेस फॉर्मेशन हो सकती है, डायरिया विद ब्लड विल अकर, म्यूकस, पेनफुल एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। अच्छा, अब ये कैसे होती है? ठीक है, यहाँ तो हमने देखा, अभी तो हमने सेल टू सेल मूवमेंट देखी, हमने ये देखा कि मैक्रोफेजेस को एस्केप कर जाते हैं, दूसरे सेल्स के अंदर डायरेक्ट मूवमेंट हो जाती है, लेकिन ये सेलुलर डिस्ट्रक्शन कैसे हो रही है? इसके लिए इसकी जो टॉक्सिन है इस बैक्टीरिया की वो हमें स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हमें आइडिया हो कि ये एक्चुअली ये इन सेल्स को डिस्ट्रक्ट कैसे कर रहा है और क्या वजह है कि यहाँ पे ब्लड और म्यूकस भी एसोसिएट हो रहे हैं। तो एम सेल्स जो हैं, हम यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, टिपिकली दे ट्रांसपोर्ट द फॉरेन एंटीजन्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू अंडरलाइन मैक्रोफेजेस, ठीक है, लेकिन शिगेला जो है ये फेगोसिटिक वैक्यूल को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है, फेगोसोम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जो सेल की अपनी इंटेस्टिनल सेल की साइटोप्लाज्म है वहाँ पे मल्टीप्लाई करता है। दिस कंट्रास्ट विद साल्मोनेला in which the multiplication is inside the phagocytic vacuole, ठीक है। तो ये साल्मोनेला से एक और इसका डिफरेंस आ गया कि ये फेगोसिटिक वैक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है और साइटोप्लाज्म के अंदर मल्टीप्लाई करता है, जबकि साल्मोनेला में क्या था कि साल्मोनेला फेगोसिटिक वैक्यूल के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था। अब एक्टिन फिलामेंट्स जो है वो इसमें गैदर अप हो जाती है टुवर्ड्स वन एंड ऑफ द बैक्टीरिया एंड दे फॉर्म अ कॉमेट टेल, जैसे कि हमने उसमें पढ़ी थी लिस्टीरिया में, ठीक है, तो वो हमने उसमें एक्टिन रॉकेट्स पढ़े थे, इसमें भी एक्टिन फिलामेंट्स गैदर अप हो रही है, ये प्रोपेल करेंगी बैक्टीरिया को थ्रू द साइटोप्लाज्म जहां पे इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इनटू द एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स, जो नेबरिंग सेल्स हैं उनके अंदर ये एंटर हो जाएंगे विद द सेल टू सेल पैसेज। अब ये सेल टू सेल पैसेज की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाई? बिकॉज दे वांट टू एस्केप द फेगोसिटिक सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, इसको जो है ना ये अवॉइड कर लेते हैं, एंटीबॉडीज को भी अवॉइड कर लिया, फेगोसिटिक सेल्स को अवॉइड कर लिया, ठीक है, और नेबरिंग सेल्स के अंदर एंटर हो गए, दैट वे दे कैन स्प्रेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विदाउट देमसेल्फ बीइंग डिस्ट्रॉयड। Although some strains they produce an enterotoxin, इसकी जो टॉक्सिन है उसको हम क्या कहते हैं? शिगेला टॉक्सिन, शिगा टॉक्सिन। इन्वेजन जो है, लेकिन फिर भी इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इसकी पैथोजेनेसिस में वो ये है कि दे इन्वेड द सेल्स, इन्वेड द म्यूकोजल सेल्स ऑफ द GI epithelium, ठीक है। शिगा टॉक्सिन्स दे आर एनकोडेड बाय लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफेजेस। अच्छा, थोड़ा सा शिगा टॉक्सिन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। शिगेला टॉक्सिन, इसमें क्या है? इट इज अगेन अ टाइप ऑफ टॉक्सिन, जो ए बी टाइप सब यूनिट्स हमने पढ़े थे कि जो बी सब यूनिट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू द होस्ट सेल एंड ट्रांसपोर्टिंग द ए सब यूनिट इनटू द सेल, ठीक है। तो ये हमने शायद आपको याद हो, मैं साथ साथ इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ बच्चों क्योंकि अभी आपका टेस्ट आने वाला है। तो ये जो ए बी सब टाइप जो है, ए बी सब यूनिट्स वाले, ये हमने सबसे पहले इसमें पढ़े थे एंथ्रेक्स में, है ना, बेसिलस एंथ्रेसिस में हमने पढ़े थे, ठीक है। फिर हमने उसके बाद और भी बैक्टीरिया में पढ़े, हमने ये कुराइनी बैक्टीरिया में भी पढ़ा था कि ए बी सब यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही बात है, जहाँ कहीं ए बी सब यूनिट्स होंगे, बी सब यूनिट हमेशा बाइंड करेगा ए सब यूनिट को सेल के साथ और उसको सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, उसके बाद बी सब यूनिट का काम खत्म हो जाता है और अगला काम जो है वो ए सब यूनिट का स्टार्ट हो जाता है कि वो एक्टिवेट होके सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज कर सके। ओके, सो इसमें क्या है? इसमें भी जो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है, सेल में एंटर हो गया। अब क्या होगा? इट विल कॉज इरिवर्सिबल inactivation of the 60S ribosomal subunit and it will cause inhibition of protein synthesis and it will lead to cell death, माइक्रोवैस्कुलर डैमेज टू द इंटेस्टिनल हैमरेज, ठीक है। तो सबसे पहले ये 60S राइबोसोमल यूनिट जो है इसके साथ ये इरिवर्सिबली बाइंड कर जाता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है
ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, जो जैसे आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी तो सेल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, दिस विल लीड टू सेल डेथ। इट विल आल्सो लीड टू माइक्रोवास्कुलर डैमेज टू द इंटेस्टाइन एंड देयर विल बी ब्लड एंड फीकल ल्यूकोसाइट्स इन द स्टूल। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स क्यों आ जाएंगे? जहाँ कहीं इन्फ्लेमेशन होती है हमेशा वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट्स जो है दूसरे वो गैदर अप हो जाते हैं टू क्लियर अप द मेस। ठीक है, तो इसमें ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने याद रखनी है। बहुत सिंपल और आसान सा इसका मैकेनिज्म है। 60s राइबोसोमल सब यूनिट बस याद रखना है। ठीक है, इसके साथ बाइंड कर जाएगी, इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट हो जाएगा ये, और जब ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सेल डेथ हो जाएगी, माइक्रोवास्कुलर डैमेज हो जाएगा, देयर विल बी हेमरेज एंड देयर विल बी ब्लड एंड ल्यूकोसाइट्स इनटू द स्टूल। अच्छा, अब ये जो है इसको जो शिगेला टॉक्सिन है ये हम देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया है, यहाँ पे ये शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस की है। दिस इज द टॉक्सिन व्हिच इज गोइंग टू एंटर द सेल। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये एक फ्लावर की शेप में बनाई हुई है। क्यों? दिस इज नॉट जस्ट अ सिंपल शेप, ये थोड़ा सा आपको बता रही है इसके बारे में। जो सेंट्रल लार्ज येलो यूनिट है दिस इज द ए सब यूनिट। ठीक है, और ये जो छोटे पर्पल यूनिट्स हैं विच आर 5 इन नंबर। ठीक है, पेंटामर होता है इसका। जो बी सब यूनिट है इट इज अ पेंटामर, यानी कि इसके 5 जो है ना वो इसके कह सकते हैं 5 प्रोटीन के 5 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पर्पल यूनिट्स में इसके 20 सब यूनिट है एंड दे आर गोइंग टू अटैच टू द सेल, इंटेस्टिनल सेल। और ये सब यूनिट ए जो है इसको इन्होंने अंदर ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर। ये एंडोसाइटोसिस हो गई, ये सेल के अंदर एंटर हो गए, वेजाइकल के अंदर है। इस वेजाइकल के अंदर कुछ ऐसी पीएच कंडीशंस जनरेट होती हैं जिनकी वजह से ये बी सब यूनिट ए सब यूनिट से अलग हो जाता है। ठीक है, और फिर ये साइटोप्लाज्म को एंटर कर जाता है। साइटोप्लाज्म को एंटर करके ये क्या करेगा, ये जो वेजाइकल है इसको जैसे आपको पता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाके इससे प्रोसेस होना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर जो है ना आगे नेक्स्ट क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर बेसिकली ए सब यूनिट ने ही एंटर होना है। यहाँ से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ये यहाँ से राइबोसोम्स में 60S को आइडेंटिफाई करेगा, फिर 60S के साथ बाइंड कर जाएगा, उसको इनएक्टिवेट कर देगा, प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। अच्छा, और इसके अलावा दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे इनकी वजह से जो है ना ये सेलुलर सिग्नल मिल जाएगा, जो आपकी प्रो एपोप्टोटिक जो सब्सटेंसेस हैं वो जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी, एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगा और सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब जब इंटेस्टिनल सेल्स में डेफिनेटली एक लोकल एरिया में इस तरह की डिस्ट्रक्शन होगी तो वहाँ से सारे जो प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं वो जनरेट होंगे और वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स और दूसरे सेल्स जो हैं वो पहुँचेंगे ताकि वो वहाँ से क्लियर कर सकें एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं ये जब ये डायरिया होगा तो इसके साथ जो है वो एसोसिएटेड होंगे और स्टूल सैंपल में दे कैन बी आइडेंटिफाइड। अच्छा, अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स, जिसमें इंक्यूबेशन पीरियड है तकरीबन 1 से 4 डेज। ठीक है, यानी कि 1 to 4 days आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर और सच थिंग्स। इसके तकरीबन 1 से 4 दिन के अंदर इन्फेक्शन डेवलप होना शुरू हो जाता है। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा फीवर के साथ। इसमें एब्डोमिनल पेन जो है या एब्डोमिनल क्रैम्प्स ये बहुत प्रोमिनेंट होती हैं और उसके बाद डायरिया होता है। इट मे बी वाटरी एट फर्स्ट लेकिन आफ्टरवर्ड जिसके अंदर लार्ज अमाउंट में ब्लड और म्यूकस दोनों चीज़ें इसके अंदर आप ऑब्जर्व कर सकेंगे या पेशेंट कंप्लेन करेगा। डिजीज सिवियरिटी जो है वो डिपेंड करती है कि शिगेला की कौन सी स्पीशीज है। जैसे हमने कहा कि शिगेला डिसेंट्री जो है वो सबसे ज्यादा सिवियर डिजीज कॉज करता है। और इसके अलावा एज ऑफ द पेशेंट, इसमें हमने कहा था छोटे बच्चों में लेस देन 10 years ऑफ एज ये ज्यादा कॉमन है। फिर एल्डरली जो लोग हैं वो डेफिनेटली वो भी इससे सिवियरली इफेक्ट होते हैं। अच्छा, शिगेला डिसेंट्री जो है वो सबसे सिवियर डिजीज कॉज करता है लेकिन ज्यादातर ये ट्रेवलर्स में नजर आता है। ठीक है, जो मतलब अंडर डेवलप्ड एरिया से ट्रेवल करके जो लोग आ रहे होते हैं उनमें ज्यादा शिगेला डिसेंट्री आइडेंटिफाई होता है। शिगेला सुनाई जो है ये इसकी डिजीज माइल्ड है लेकिन तकरीबन 75% केसेस में जो है वो शिगेलोसिस शिगेला सुनाई ही करता है डेवलप्ड कंट्रीज में। और जो डायरिया है वो अमूमन 2 to 3 days में इटसेल्फ भी रिजॉल्व कर सकता है। Then we go for lab diagnosis.
ठीक है। अब वही बात है इसमें फिर कि आपने जो टिपिकल टॉपिक्स हैं जो अपने टेस्ट के लिए इसमें से जो आपने सिलेक्टिवली प्रिपेयर करने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें पैथोजेनेसिस है, उसमें टॉक्सिन का मैकेनिज्म है, उसमें ट्रांसमिशन आपसे पूछी जा सकती है 1 मार्क में, आपसे लैब डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, ट्रीटमेंट आपसे अमूमन नहीं पूछा जाता, और प्रिवेंशन में जो कि इसकी अगर कोई वैक्सीन होगी तो फिर ये पूछा जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर आपको जनरल प्रिवेंशन जो फूड बोर्न इलनेसेस की है वो आनी चाहिए बतानी, ठीक है। और उसके लिए अगर आपको वो 4F का फॉर्मूला याद रहेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप प्रिवेंशन भी बड़े आराम से लिख सकते हो कि ये 4 चीज़ें जो है इनको अगर अवॉइड कर लिया जाए तो डेफिनेटली डिजीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो शिगेला में क्या है कि पेशेंट का जो सैंपल आप लेंगे वो स्टूल सैंपल होगा, इसकी इस सैंपल से स्मीयर बना के स्टेनिंग करेंगे, ग्राम नेगेटिव रॉड्स आपको नजर आएंगे। और दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो है वो ग्राम स्टेनिंग पे अपेयर होते हैं रेड, ठीक है, पिंक और रेड। अच्छा, इसके अलावा एक और स्टेनिंग भी है, मिथाइलिन ब्लू स्टेन जो है, अगर फीकल सैंपल का हम ये स्टेन करें तो इसमें जो फीकल न्यूट्रोफिल्स है ना, ये इसमें बहुत प्रोमिनेंटली नजर आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इंडिकेट्स दैट द डिजीज इज इन्वेजिव। फॉर एग्जांपल किस किस में हो सकता है, शिगेला में, सैल्मोनेला में, कंपाइलोबैक्टर में, रादर देन अ टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जब भी न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्वेजिव डिजीज है या टॉक्सिन जो है वो इन्वेजिव है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया इन्वेड कर रहे हैं इंटेस्टिनल सेल्स को। तो इसमें क्या एग्जांपल्स आ गए, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ neutrophils in fecal sample या name any conditions in which neutrophils are found in a fecal sample, तो आपके पास एग्जांपल होगी शिगेला की, साल्मोनेला की, और कंपाइलोबैक्टर हमने भी नेक्स्ट वीक पढ़ना है, उसमें भी इस तरह की पिक्चर बनती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आप ये बताएं कि जो डायरिया एसोसिएटेड विद टॉक्सिन है वो कौन कौन सी बैक्टीरिया कॉज करते हैं, तो उसमें 3 आपके पास एग्जांपल्स हैं, विब्रियो कॉर्डी जो हमने आज पढ़ना है, इकोलाई जो हमने पहले पढ़ लिया है, और क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस जो कि ग्राम पॉजिटिव में हमने क्लोस्ट्रीडिया में पढ़ा था, इसके साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। कल्चर शिगेला जो है नॉन लेक्टोज फर्मेंटिंग कलरलेस कॉलोनीज बनाते हैं मिकोनकी जगह पे। इसके अलावा हमने एक्सएलडी एगर पढ़ा था लास्ट टाइम, जो हमने साल्मोनेला के लिए पढ़ा था। साल्मोनेला की इसमें कुछ डिफरेंट पिक्चर होती है, जिसमें कुछ रेड कॉलोनीज होती हैं और उसमें ब्लैक सेंटर्ड होती हैं। इसमें क्या है, इसमें पिंकिश टू रेडिश कॉलोनीज हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और एंटेरिक एगर है जो कि जो इसके लिए एंटेरिक बैक्टीरिया के लिए यूज किया जाता है, वो है हिक्टोन एंटेरिक एगर है, ठीक है, HEA। इसमें ग्रीन या ब्लू कलर क्वालिटीज आती हैं। बायोकेमिकल टेस्ट में है, TSI में आपको एल्कलीन स्लैंट और एसिड बट नजर आएगी, देयर इज नो गैस, नो H2S, ठीक है। स्लाइड एक्यूटिनेशन के जरिए से आप इसको जो है ना ग्रुप डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। सो हम ये एक दफा इसकी कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं शिगेला की। जैसे हमने कहा कि मिकोनकीज एगर पे, यहाँ पे ये मिकोनकीज मीडियम है, ठीक है, इस पे कलरलेस कॉलोनीज ये बनाता है, ये इंडिकेट करता है कि दिस इज आइदर नॉन लैक्टोज फर्मेंटर और अ लेट लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। शिगेला इज अ लेट लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है। सो आप इसको नॉन लेक्टोज फर्मेंटर भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो हमने अभी बात की थी HEA एगर जो है, ये जो एंटेरिक एगर है, ठीक है, इसमें शिगेला भी आप देख सकते हैं कि ये इसकी कॉलोनीज है और ये साल्मोनेला की कॉलोनीज है, जिसमें आपको ब्लैकनिंग नजर आ रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H2S, ठीक है। और जो शिगेला की है ये हल्की सी ग्रीन ब्लू सी कॉलोनीज है, और इसके अंदर कोई ब्लैकनिंग नजर नहीं आ रही है, इसमें कोई H2S प्रोड्यूस नहीं है। और ये वाला हमारा एक्सएलडी अगर है, ठीक है, इसमें जो है हमने पिंक रेड कॉलोनीज हमने कही थी, ये यहाँ पे आपको पिंक कलर मीडियम का अप्रिशिएट कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कर सकते हैं, तो ये पिंक रेड सी जो है ना इसमें अपेयरेंस, ठीक है। ये आपने इसके साथ ऑब्वियसली आपने ये पिक्चर्स बनानी नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अदरवाइज आपका ये लैब डायग्नोसिस बड़ा ड्राई सा हो जाता है कि आपको बस रट्टा लगाना है कि इसमें ये होगा ये होगा। तो इन पिक्चर्स के जरिए से आपको थोड़ी सी चीज माइंड में रह सकती है कि हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। अच्छा, TSI की हम बात करते हैं, ये देखिए कि मुझे चार्ट मिला, बहुत अच्छा सा इसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि एंटेरोबैक्टीरियेसी को हम 2 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वन इज द लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड सेकंड इज द नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स या लैक्टोज नॉन फर्मेंटर्स, ठीक है। तो जो फर्मेंटर्स हैं उसमें आपको ई कोलाई और क्लेब्सिला है, ठीक है। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स है उसमें साल्मोनेला, शिगेला, प्रोटियोस, मुझे लगता है मैंने शायद इसका फॉर्मूला भी आपको बताया था, ठीक है, जिसमें थी
लैक्टोज फर्मेंटर्स और नॉन फर्मेंटर्स थे। अच्छा, अब इसमें से जो सैल्मोनेला और शिगेला है ना, ये इसमें स्पेशली जो शिगेला जो है, इसको शिगेला को जो है ना वो हम लेट लैक्टोज फर्मेंटर्स में भी समटाइम्स काउंट कर लेते हैं, यानी कि ये काफी टाइम के बाद थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन हो जाती है इसमें शिगेला में। ओके, सो यहाँ पे जो है ना ये है शिगेला का जो हमारे पास TSI में जैसे अपीयरेंस इसकी आएगी। दिस इज अ येलो स्लैंड, येलो बड, ठीक है, विच इंडिकेट्स एसिडिक रिएक्शन, ठीक है, और जो एल्कलीन या रेड है वो ये इसकी स्लैंड पे है, ठीक है, सो इट इज नेगेटिव फॉर लैक्टोज, ठीक है। और जो लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं इनमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इसमें इतना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है कि पूरा मीडियम का कलर इसमें येलो हो गया है। दीज आर लैक्टोज फर्मेंटर्स, ठीक है। इसमें आपको समटाइम्स किसी टाइप की शिगेला में आपको ऐसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत रेडिंग नजर आ जाए, यानी कि एसिड प्रोडक्शन मामूली सी हो रही हो, लेकिन नॉट ऑल टाइप्स ऑफ शिगेला आर फर्मेंटर्स, lactose fermenters. Okay. Then we go to the treatment. Treatment is usually not asked in exam, लेकिन जनरल मैनेजमेंट हर चीज की आपको बतानी आनी चाहिए, ठीक है। सो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पेशेंट की कंप्लेन अगर डायरिया है तो उसमें आपने फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करना है। किसी भी पेशेंट की कंप्लेन अगर फीवर है तो उसमें आपने एंटीपायरेटिक देनी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो सीवियर केसेस में फ्लोरोक्विनोलोन है, ठीक है। हम इनको ज़्यादा नहीं डिस्कस करते क्योंकि हमने ड्रग या आप कह दें कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें थर्ड ये दे सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स वेयर नीडेड, ठीक है। तो यू विल नॉट बी आस्क्ड कि आपको स्पेसिफिकली कौन सी एंटीबायोटिक दे रही हैं या किन केसेस में दे रहे हैं, किन में नहीं दे रहे, अनल सीवियर केसेस में एंटीबायोटिक यूज होती है। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन आपने याद करनी होती है। क्या प्रिवेंशन है इसकी? जनरलाइज्ड किस्म की है, सिंपल सी है, हर बंदा बता सकता है। फीकल ओरल ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना है आपने, ठीक है। वो कैसे करेंगे? इट्स वेरी मच इजी, ठीक है। वो 4F आप याद कर लें, जिसमें क्या क्या था? फूड है, फूड शुड बी प्रॉपर्ली हैंडल्ड विद क्लीन हैंड्स, ठीक है, और प्रॉपर्ली कुक होना चाहिए। वेजिटेबल्स हैं तो अच्छी तरह वॉश होना चाहिए। वाटर है, इट शुड बी बॉइल्ड एंड प्योरीफाइड, ठीक है। फिर ये कि प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होना चाहिए ताकि आप ये इसका जो है ना वो बाकी के इसके जो फ्लाइज और पीसेस वाले जो इनको आप कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं बाय प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा, पर्सनल हाइजीन, इसमें ये जो फिंगर्स वाला था दैट इज हैंड वॉशिंग बाय फूड हैंडलर्स, ठीक है। तो ये चारों F अगर आप याद रखेंगे, सीक्वेंस बेशक डिफरेंट भी हो जाए, तो आपको प्रिवेंशन लिखना कोई मुश्किल नहीं होगा इसके लिए। देयर इज नो वैक्सीन, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये एक फनी सा है कार्टून, कुछ एक फ्लाई बनाई हुई है, जो फ्लाई इज गोइंग टू बी स्कैन्ड कि ये कोई बैक्टीरिया तो नहीं साथ चली है, ठीक है, एंड ही इज वेरी सैड, जो कि हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो ये मत दिखाइएगा प्रिवेंशन में कि फ्लाइज को स्कैन करना है, ओके। असाइड फ्रॉम द जोक, बच्चे ऐसी सिली चीजें लिख भी देते हैं और एग्जाम में कह भी आते हैं कि मैडम ने ये कहा था कि इस तरह से करना है, ठीक है। तो ऐसी प्लीज फनी हरकतें मत कीजिएगा, ओके। सो दिस वाज ऑन अ लाइटर नोट। अब हम स्टार्ट करते हैं विब्रियो, ठीक है। विब्रियो जो है इसकी डिजीज कॉलरा है, ठीक है। कॉलरा के बारे में आप सबने सुना होगा, हैजा कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है। विब्रियो कॉलरी जो है इट इज अ मेजर पैथोजन जो कि कॉलरा या हैजा कॉज करता है। विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस एक और ऑर्गेनिज्म है जो इसी जीनस से बिलोंग करता है। ये क्या करता है? इट कॉजेज डायरिया व्हिच इज एसोसिएटेड विद ईटिंग रॉ सी फूड, और इसमें भी स्पेसिफिकली जो रॉ या इम्प्रॉपरली कुक्ड सी फूड है, इसमें ऑयस्टर्स आ जाते हैं, इसमें श्रिम्प्स आ जाते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। अनदर टाइप इज विब्रियो वल्निफिकस। ये क्या करती है? ये सेलुलाइटिस कॉज करती है, यानी स्किन इन्फेक्शंस और सेप्सिस कॉज करती है। अब जो विब्रियो पैराहेमोलाइटिकस और वल्निफिकस, ये दोनों जो है ना ये मैरिन ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यानी कि ये उन लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करेंगे जो या तो सी फूड को इम्प्रॉपरली कुक कंज्यूम करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये जो जापानीज फूड में होती है सुशी और ये चीजें होती है ना, ये थोड़ी सी रॉ फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों में इस डिजीज के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसका डेफिनेटली एक जो सिनेरियो बनेगा, इट वुड बी समथिंग रिलेटेड टू जापानीज कुजीन, और या सुशी का नाम होगा उसमें कहीं पे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, दिस इज नॉट सेफ। अच्छा, और विब्रियो वेलिफिकस जो है वो क्या एग्जांपल इसके, ये किन लोगों में इन्फेक्शंस कॉज करेगा?
ये बेसिकली उन लोगों में हो सकते हैं जो ज़्यादा स्विम करते हैं, ठीक है, और या फिर ओशन के करीब रहते हैं, ठीक है, वार्म सॉल्टी वाटर्स के। अच्छा, विब्रियो की एक कैरेक्टरिस्टिक है, देयर हेलोफिलिक, दे रिक्वायर अ हाई सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन टू ग्रो, ठीक है, दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, ये आपसे पूछा जा सकता है। Important properties, they are curved, they are coma shaped, ठीक है, ये coma shape बड़ा एक favorite term होती है जहाँ पे हम विब्रियो का clinical scenario बनाते हैं। तो coma shaped gram negative dots या curved gram negative dots were seen in the sample, ठीक है। It is divided into two groups according to the nature of O cell wall antigen। तो बच्चों ये जब हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जीएनआर का या ग्राम नेगेटिव डॉट्स का, उसमें हमने ये तीनों जो एंटीजेंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे, विच आर कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ द Enterobacteriaceae family, जिसमें एक O antigen था which is the outer membrane antigen, and then there was a K antigen that was the capsular antigen, and then there was an H antigen only for the bacteria that are motile and which are not present in the non-motile bacteria। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि O antigen is very much developed in case of Vibrio, ठीक है। सो जो O1 ग्रुप है इसमें O सेल वॉल के बेस पे दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक O1 ग्रुप है, एक O2 ग्रुप होगा डेफिनेटली। जो O1 ग्रुप है वो एपिडेमिक डिजीजेस कॉज करता है, जो नॉन O1 है, इन्होंने O2 नहीं कहा उसको, इन्होंने उसको कहा है नॉन O1, ठीक है, यानी कि दैट मीन्स डेफिनेटली उसमें O2 के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, इसीलिए एक को कहा O1, एक को कहा नॉन O1। नॉन ओवन जो है ये या तो नॉन पैथोजेंस है या फिर ये दूसरी डिजीजेस कॉज करते हैं, लेकिन जो एपिडेमिक्स है यानी आउटब्रेक्स जो है वो ओवन को कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, अब O1 ऑर्गेनिजम्स जो है इनकी दो बायोटाइप्स है। अच्छा, यहाँ पे एक दफा फिर मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमने एक वर्ड पढ़ा है सीरोटाइप और एक वर्ड अब हम पढ़ रहे हैं बायोटाइप, ठीक है। तो सीरोटाइप इज डिफरेंट फ्रॉम बायोटाइप। कैसे डिफरेंट है? जो सीरोटाइप है इट इज बेस्ड ऑन द एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और जो बायोटाइप है इट इज बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मुझे आप साथ साथ थोड़ा सा हिंट दे दिया करें कि आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है, फॉलो कर रहे हैं लेक्चर को, या थोड़ा सा लैग बिहाइंड कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम इसको रुक के पहले क्लियर कर सकते हैं, अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, चलिए जी, ठीक है। तो हमने कहा कि एक बायोटाइप है जो बायोकेमिकल टेस्ट की बेस पे या बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे होती है, और एक सीरोटाइप होती है जो कि एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज की बेस पे होती है। तो जो O1 ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरनली वो पूरा ग्रुप जो है उसमें से कुछ बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कुछ में डिफरेंट है, कुछ में मतलब ये कि दो ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड हो गया, एक क्लासिक ग्रुप हो गया और एक एल्टोन ग्रुप हो गया, ठीक है। और तीन सीरोटाइप्स है यानी एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज जो है वो तीन तरह की इस एक ग्रुप के अंदर शो होती हैं, जिसमें है उगावा, इनावा एंड हिकोजिमा। तो ये नाम भी थोड़े से इंडिकेट करें कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू द जापानीज, ठीक है, इसी तरफ के कुछ कुछ नाम है इनके। अच्छा, अब जो सीरोटाइप है O139 organism which caused a major epidemic in 1992. They are identified by their reaction to antisera to the O139 polysaccharide antigen. अच्छा, अभी आपको एक एग्जांपल देती है कि फॉर एग्जांपल एक सीरोटाइप है O139 जिसने 1992 में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक कॉज किया था, ठीक है, और इसको हम इसी बेस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एंटीसीरा टू O139 से इस पे रिएक्शन शो करता है, ठीक है। फर्दर ट्रांसमिशन कैसे हो रही है? इट इज ट्रांसमिटेड बाय फीकल कंटामिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। अगेन यहाँ पे कुछ कुछ हाइजीनिक भी हो सकता है और इसके अलावा क्या हो सकता है, कुछ मिक्सिंग ऑफ द सीवरेज सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके जरिए से भी ट्रांसमिट हो सकता है। प्राइमरीली सोर्स जो है वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमन कैरियर्स आर फ्रीक्वेंटली एसिम्प्टोमेटिक, सो दिस इज द मेन रीजन कि इसके आउटब्रेक्स भी हो जाती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाटर सोर्सेज और ये जो पोल्यूट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जो ह्यूमन कैरियर्स हैं, जो सीवेज या वेस्ट डिस्पोजल है इनटू द वाटर सोर्सेज, वहां से ये दोबारा से लोगों तक पहुंच जाता है। So it includes the individuals who are either in the incubation period,
ठीक है, या फिर ये कन्वेलेसेंट फेज में है। कन्वेलेसेंट का मतलब क्या है, जो रिकवरिंग फेज है, और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है, इट इज बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हो गए तब से लेके वो वाला टाइम जब बैक्टीरिया ने सिम्टम्स कॉज करने शुरू किए या डिजीज कॉज होनी शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड को एक दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक लेट्स से कि एक पर्सन ने कोई ऐसी चीज इंजेस्ट कर ली जिसके अंदर बैक्टीरियल कंटामिनेशन थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट एक्सपोजर जो है उसकी बॉडी के अंदर जब वो एंटर हो गए तब से लेके वो सारा टाइम जिसमें कि बैक्टीरिया डिजीज कॉज करना शुरू करते हैं और सिम्टम्स जाहिर होने शुरू हो जाते हैं ना, तब तक का टाइम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद तो डिजीज स्टार्ट हो जाएगी। और कन्वेलेसेंट में मैंने आपको क्या कहा, जो रिकवरी फेज है। द मेन एनिमल रिजर्वोयर्स इसमें मेरिन शेलफिश है, फॉर एग्जांपल श्रिम्प्स है, ऑयस्टर्स है। इंजेक्शन ऑफ दीज विदाउट एडिक्वेट कुकिंग कैन ट्रांसमिट द डिजीज। ठीक है, अब ये श्रिम्प और ऑयस्टर जो है ना, कार्टून इंडिकेट कर रहे हैं कि दीज आर द टॉक्सिक एजेंट्स हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इसकी डिजीज हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि कॉलरा जो है 1960s और 70s में एक बहुत बड़ा आउटब्रेक आया था इसका, जो साउथ ईस्ट एशिया में स्टार्ट हुआ था और 3 कॉन्टिनेंट्स को इसने इन्वॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अब आप देख लें कि ये जो आजकल का ये जो ज़माना है इसमें एक डिजीज़ का पेंडेमिक बनते हुए कुछ थोड़ा सा ही टाइम लगता होगा बेसिकली। व्हाई? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज हैं वो इतनी एडवांस हो चुकी हुई है कि 1 मिनट में एक बंदा जो है वो एक जगह पे है और सडनली वो वहां से थ्रू थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट या वाटर ट्रांसपोर्ट या लैंड ट्रांसपोर्ट वो एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहा है और एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में एंटर हो रहा है। तो अगर वो कैरियर है किसी भी डिजीज का, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है, तो वो बहुत इजीली उस डिजीज को दूसरे कॉन्टिनेंट तक लेके जा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स कॉलरा के अलावा और भी हैं। फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू जो है वो भी इसी तरह से फैला था। अब हमारे पास ये जो करंट एग्जांपल है कोविड-19 की, ये भी इसी तरह से फैला है कि ट्रांसपोर्ट जो है ना, जितनी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी डिजीजेस की जो ट्रांसमिशन है, स्पेशली इन केस ऑफ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैल जाते हैं। सो एक और एपिडेमिक इसकी जो है ये पेरू में स्टार्ट हुई थी 1991 में और फिर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में बहुत सारे एरियाज में ये फैल गई थी। और जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म इसमें आइसोलेट हुआ था दैट वाज एल्डोर बायोटाइप ऑफ O1 विब्रियो कॉलरी। ठीक है, ओगावा सीरोटाइप ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थी। ये जो हिस्ट्री है ना, ये बेसिकली हमें थोड़ा सा ये बताती है कि ये ऑर्गेनिजम्स कितने ज़्यादा विजिलेंट हैं और कितनी तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि मोस्ट कॉमनली इसमें से आपसे क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। फैक्टर्स दैट प्रीडिस्पोज टू एपिडेमिक, हाँ ये पूछा जा सकता है। ठीक है, एपिडेमिक किन एरिया में होगी, आउटब्रेक कहाँ पे ज्यादा होगा? एरियाज ऑफ पुअर सैनिटेशन, एरियाज ऑफ माल न्यूट्रिशन, जहाँ पे लोगों को डाइटरी न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, जहाँ लोगों को खाने पीने की सहूलतें मैसर नहीं है। ओवर क्राउडिंग, छोटे एरिया में बहुत सारे लोग जहाँ पे इकट्ठे रहते हों, पुअर हाइजीनिक हैबिट्स हो, माल नरिश्ड हो, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी गेट कर लेते हैं। माल न्यूट्रिशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एसोसिएटेड विद लाइक इम्यूनिटी जो है इन लोगों में कम होती है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली शायद इसको माल नरिश्ड को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एज सच शायद कह सकते हैं या नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली जो भी न्यूट्रिएंट्स एक बॉडी को रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फाइट विद डिजीज, अगर वो उस पर्सन को अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो लो ही होगी। ठीक है, और इनएडिक्वेट मेडिकल सर्विसेज जैसे कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में है कि जो सेहत की बेसिक सहूलियात हैं वो सब लोगों को मैसर नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और बात क्या नोट की गई कि जो इवन क्वारंटीन मेजर्स थी उसके बाद भी डिजीज का स्प्रेड नहीं रुका। क्यों? क्योंकि क्वारंटीन आप उन लोगों को करते हैं आइदर पीपल हु आर इन कॉन्टेक्ट विद समबडी हु इज डिजीज्ड और द पर्सन जिसमें आपको शुबा होता है कि ये साइन एंड सिम्टम्स डेवलप ना कर ले। ठीक है, लेकिन कभी भी आप एसिम्प्टोमेटिक लोगों को तो नहीं क्वारंटीन करते ना, कि जैसे अब आजकल हमने खुद सेल्फ क्वारंटीन किया हुआ है इसमें कोविड के सिलसिले में, लेकिन डेफिनेटली
जिन लोगों का एक्सपोजर होता है एक चीज के साथ, जिनके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री होती है, उनको हम क्वारंटीन करते हैं। हर बंदे को तो क्वारंटीन नहीं करते। तो अगर कोई ऐसी डिजीज होगी जिसमें करियर को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, तो उसकी क्वारंटीन से भी कुछ नहीं होगा। इसमें आई थिंक कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। इन 1992 Vibrio cholera serotype O139 emerged and caused a widespread epidemic of cholera in India and Bangladesh. पैथोजेनेसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको चीज रह ना जाए हमारी। पैथोजेनेसिस जो है बेसिकली डिपेंड करती है कोलोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व है, जैसे कि हमने शिगेला में देखा स्मॉल और लार्ज दोनों थी, हमने सैल्मोनेला में देखा उसमें स्मॉल थी। अच्छा, और इसके अलावा इसमें एंटेरोटॉक्सिन भी सिक्रीट हो रही है। सो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मस्ट बी इंजेस्टेड। जब भी कोलोनाइजेशन होनी है किसी बैक्टीरिया की, तो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होने चाहिए। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि इस कंडीशन में स्पेसिफिकली जो विब्रियो है या विब्रियो कॉलरी है, ये स्टमक एसिड से सेंसिटिव है। ठीक है, तो अगर स्टमक एसिड से सेंसिटिव है तो इसका मतलब ये है कि स्टमक एसिड जो है वो इसको कुछ बैक्टीरिया तो उसमें से किल भी हो जाएंगे, हो सकता है कुछ स्केप हो जाए, हो सकता है कि कुछ किल हो जाए। अगर बहुत लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे तो फिर वो स्केप भी कर सकते हैं, और अगर बहुत थोड़े से होंगे तो डेफिनेटली स्टमक एसिड उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी है कि वो लोग जो एंटासिड्स लेते हैं या वो लोग जिनमें गैस्ट्रेक्टमी पार्शियल हो चुकी होती है, उनको फिर डेफिनेटली इनके इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है। Adherence to the cells of the brush border of the gut, which is requirement for colonization, it is related to secretion of the bacterial enzyme mucinase. अब ये म्यूसिनेज एंजाइम क्या करता है, जो गट की प्रोटेक्टिव लेयर है या ग्लाइकोप्रोटीन कोटिंग है इंटेस्टिनल सेल्स के ऊपर, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसके बाद ये एडहेयर कर जाएगा, उसके बाद ये अपनी टॉक्सिन जो है कॉलरा टॉक्सिन उसको सिक्रेट कर देता है। अब ये कॉलरा टॉक्सिन इतनी पोटेंट किस्म की टॉक्सिन है कि अगर ये वंस इट एंटर्स द सेल या ये प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी के अंदर, तो चाहे एक्चुअल बैक्टीरिया जो है वो रहे या ना रहे, ठीक है, इट विल कॉज अ डिजीज। मतलब बैक्टीरिया की प्रेजेंस जरूरी नहीं है, टॉक्सिन की प्रेजेंस जरूरी है। ठीक है, सो इट कैन रिप्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑफ कॉलरा इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वंस ये टॉक्सिन सिक्रीट हो गई है, ठीक है, अब उसके बाद अगर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं भी कर रहे तो भी डिजीज तो हो जाएगी। ठीक है, कॉलरा टॉक्सिन का दूसरा नाम है कॉलरिजन। कॉलरिजन भी अगेन ए बी सब यूनिट टाइप टॉक्सिन है। ए सब यूनिट इज द एक्टिव सब यूनिट, बी सब यूनिट इज द बाइंडिंग सब यूनिट। बाइंडिंग सब यूनिट क्या करता है, इट इज आल्सो अ पेंटामर कंपोज्ड ऑफ 5 आइडेंटिकल प्रोटीन्स। इट बाइंड्स टू गैंग्लियोसाइड रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ एंटेरोसाइट, जहाँ पे एंटर हो जाता है साइटोसोल के अंदर, ए यूनिट को इंसर्ट कर देता है। अब ए सब यूनिट क्या करता है, ये जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोज को ऐड करने का, इसको कैटलाइज करता है इस रिएक्शन को। जहाँ पे जी प्रोटीन के ऊपर एडीपी राइबोज ऐड हो रहा है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जी प्रोटीन है ना, ये स्विच ऑन हो जाती है। ठीक है, अब जब ये स्विच ऑन हो जाएगी तो ये परसिस्टेंटली, मतलब ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देगी एडिनाइलेट साइक्लेज को। ठीक है, नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन ऑफ द एडिनाइलेट साइक्लेज। इसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। साइक्लिक एएमपी ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस जो है ये एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये क्या करेंगे, जो आयन ट्रांसपोर्ट है इसको ये भी नॉन स्टॉप होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनटू द सेल मेम्ब्रेन, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ द वाटर एंड आयंस फ्रॉम द सेल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, और मुझे लगता है कि हमने जो ई कोलाई में हमने इससे सिमिलर मैकेनिज्म पढ़ा था, जहाँ पे हम उसकी टॉक्सिन्स पढ़ रहे थे। Okay, यहाँ पे देखिए कॉलरा टॉक्सिन है, ए सब यूनिट है, ये बी सब यूनिट है। बी सब यूनिट इज गोइंग टू बाइंड टू द एंटेरोसाइट एंड ट्रांसपोर्ट द ए सब यूनिट इनसाइड द सेल। ए सब यूनिट एंटर हो गया, ये आप देख सकते हैं कि दिस इज द जी प्रोटीन। ठीक है, ये एटीपी राइबोसिलेशन होगी इसकी। ठीक है, और ये अब जो है ना, ये स्विच ऑन हो गई है। अब ये जब स्विच ऑन हो गई है तो ये एडिनाइलेट साइक्लेज को ये स्टिमुलेट कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिक एएमपी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। जब ये इंक्रीज होती जाएगी तो क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट followed by the water, it will be secreted from the enterocyte to the lumen of the GIT। ठीक है, और इन रिटर्न यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड जो है वो अंदर एंटर होगा। ठीक है, ये तो इसका वो मैकेनिज्म है कि रिएब्जॉर्प्शन इस तरह से हो जाती है या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो है, दिस इज द पॉजिटिव मैकेनिज्म ऑफ द डिजीज। यहाँ पे आयन इम्बैलेंस भी हो गया,
यहाँ पे वाटर भी सेल से लॉस हो गया है, ठीक है, और इसकी वजह से इस पेशेंट में सिवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगी. द watery efflux enters the lumen of the gut, resulting in massive watery diarrhea that contains no neutrophils, no RBCs. ठीक है, पेशेंट की जो बेसिकली जो डिसेबिलिटी और डेथ है, इट इज ड्यू टू डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इसकी जो जीन्स हैं, दे आर कैरिड ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बैक्टीरियोफेज, ठीक है, कॉल्ड सीटीएक्स. जो लाइसोजेनिक कन्वर्जन है नॉन टॉक्सिन प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स से टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन्स में, इट कैन अकर व्हेन द सीटीएक्स पेज ट्रांसड्यूसेस दीज जीन्स. तो ये हमने ट्रांसडक्शन में जहाँ पे पढ़ा था लाइसोजेनिक कन्वर्जन, वहाँ पे हमने कुछ टॉक्सिन्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी, जिसमें एक डिप्थीरिया टॉक्सिन थी और एक कॉलरा टॉक्सिन भी थी, ठीक है. The villi that attach the organism to the gut mucosa, these are receptors for the phage, and non-oval vibrio cholerae is an occasional cause of diarrhea associated with eating shellfish obtained from the coastal waters of the US. Okay. अब यहाँ पे हम इस एक स्लाइड में हल्का सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो विब्रियो है वो कॉज कर रहा है इन्फेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो शिगेला था वो कॉज कर रहा था लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन शिगेला स्मॉल में भी कर सकता है ट्रिब्यूनल आईवीएम के एरिया में, ठीक है, तो मगर विब्रियो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में है, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये बैक्टीरिया, ये जो है विब्रियो कोलरी, ठीक है, ये यहाँ पे अपनी टॉक्सिन भी प्रोड्यूस करते हैं, इनकी टॉक्सिन एंटर हो जाती है सेल में, वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ये इसमें से इसका मैकेनिज्म है. और शिगेला का क्या मैकेनिज्म था, सेल के अंदर एंटर हो गए, ठीक है, फिगोसिटोसिस को इन्होंने जैसे आप कहते हैं फिगोसिटोसिस से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, और फिर जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. ये उल्टी बनी हुई है डायग्राम, ठीक है, ये इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, यहाँ पे ये आपको विलाई नजर आ रही है, इधर से एंटर हुए हैं, ये जा रहे हैं मैक्रोफेज में, ये फेगोसिटिक सेल इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, ठीक है. देन अगेन दे एंटर द सेल्स, वहां से एक्टिन फिलामेंट्स बनाते हैं, नेबरिंग सेल्स में एंटर होते हैं, फिर अपने टॉक्सिन बनाते हैं, सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. Clinical findings in case of Vibrio cholerae, there is watery diarrhea, large volumes. This is the hallmark of cholera. ठीक है. अच्छा, इसके साथ एक चीज और भी इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज फ्लेकी डायरिया, ठीक है, दैट इज द वाटरी डायरिया जिसके अंदर छोटे छोटे फ्लेक्स हो सकते हैं, ठीक है. ओके, दिस इज देयर इज नो आरबीसीज. अच्छा, और इसकी एक टिपिकल अपीयरेंस होती है, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं राइस वाटर स्टूल, या आप कह सकते हैं कि पेशेंट्स जो कॉमन टर्म्स में इसको लेबल करते हैं वो बेसिकली राइस वाटर स्टूल की इसमें करते हैं लेबल, ठीक है. ये कॉमन टर्मिनोलॉजी है जिसके लिए यूज की जाती है. जी, पीछे से शोर आ रहा है, अब इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे लेक्चर्स एक साथ चल रहे हैं. Okay, rice water stool is a term that is often applied to non-bloody effluent. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कुछ कलर भी ऐसा होता है और कुछ इसकी अपीयरेंस भी ऐसी होती है और इसमें छोटे-छोटे फ्लेक्स भी होते हैं. Okay, there is no abdominal pain, there is no and subsequent symptoms are referable to the marked dehydration. तो शिगेला में जैसे आपने देखा था कि abdominal pain भी है, mucus association भी है, blood association भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन dehydration के साइंस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है. Loss of fluid electrolyte leads to cardiac and renal failure. जब ये बहुत ज्यादा massive water लॉस हो जाएगा बॉडी से और इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसके साथ लॉस हो जाएंगे, तो इसकी वजह से कार्डियक और रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है. एसिडोसिस एंड हाइपोकैलेमिया आल्सो अकर एज अ रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम इन द स्टूल. मोर्टेलिटी रेट विदाउट ट्रीटमेंट इज 40%, ठीक है. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर इसमें हम ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं देते पेशेंट को, तो पेशेंट कैन लीड टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. तो लैब डायग्नोसिस इसका सिंपल है, स्टूल सैंपल आप लेंगे, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकल आप इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज देयर इज सिवियर डिहाइड्रेशन, तो हम इतना वेट नहीं कर सकते कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट्स आने का वेट करना है. तो क्लिनिकल डायग्नोसिस अमूमन ली जाती है, अनलेस कहीं पे कोई आउटब्रेक हो जाए, फिर हम स्टूल सैंपल लेते हैं, स्टेनिंग करेंगे तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स होंगे, कल्चर करेंगे तो कलरलेस कॉलोनीज होंगी मेकॉन्कीज अगर पे, ठीक है. लैक्टोज इज फर्मेंटेड स्लोली, ऑर्गेनिज्म इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ठीक है, जो बाकी मेंबर्स इसको डिफरेंशिएट करता है. टीएसआई पे देयर इज एसिड स्ट्रैंड, एसिड बस, बट नो गैस, नो H2S, ठीक है. सुक्रोज फर्मेंटेशन होती है. और एग्लूटिनेशन जो है ना, ये पॉलीवेलेंट O1 और नॉन O1 एंटीसीरम से हम इसकी एग्लूटिनेशन भी चेक कर सकते हैं. और किसी को प्रीवियसली अगर इन्फेक्शन हुआ हो, रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस हम बना सकते हैं कि प्रीवियस इन्फेक्शन अगर विब्रियो कॉलरी से किसी पर्सन को हुआ था, तो उसमें हम एंटीबॉडीज को यूज कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि कन्वेलेसेंट या रिकवरी फेज में एंटीबॉडीज IgG बनी हुई है या नहीं.
ठीक है। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट तो हर किसी को आनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा कि इसमें जो है वो एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स आपने सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका लिखना है, पूछेगा कोई नहीं आपसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हर बंदे को अपने तौर पे पता होना चाहिए कि जब भी किसी बंदे को जो है वो एक्सेसिवली वाटरी डायरिया होगा, सबसे पहले उसका वाटर और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है इसको आपने रिप्लेस करना है। वो कैसे करते हैं, इसकी दो सूरतें होती हैं। अगर पेशेंट ओरली लेने के काबिल है तो जैसे आपको कॉमनली आपने सुना होगा ORS के सैशे बाजार में अवेलेबल हैं, वो आपने एक सैशे एक जग बॉइल्ड पानी में, जो बॉइल करके ठंडा किया गया हो, उसमें आपने पेशेंट को कहना है कि एक सैशे को एक जग पानी में आपने डालना है, या 4 ग्लास पानी लेके जो कि उबला हुआ पानी हो उसके अंदर आपने एक सैशे ORS का ऐड करना है और उसको आपने फ्रीक्वेंटली कंज्यूम करना है, यानी जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा पीते रहना है, ठीक है। लार्जर डबल्स पे नहीं, स्मॉलर डबल्स पे। अगर आपका पेशेंट ऐसी कंडीशन में है कि वो ओरली नहीं ले सकता तो फिर डेफिनेटली आप उसको ड्रिप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू एनहांस द अपटेक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. Antibiotics are not necessary, but they do shorten the duration of symptoms and reduce the time of excretion of the organism. प्रिवेंशन में अगेन क्लीन वाटर एंड फूड सप्लाई, इसके अलावा 2 वैक्सीन भी हैं। एक वैक्सीन इसकी जो है उसमें किल्ड सेल्स हैं O1 स्ट्रेन के, और इसके साथ कॉलरा टॉक्सिन सबयूनिट V भी ऐड हुआ है, ठीक है। ये अटैचमेंट को रोकता है, बैक्टीरिया को इंटेस्टिनल सेल्स पे अटैच नहीं होने देता, और जो टॉक्सिन अगर कोई प्रोड्यूस हो गई हो तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जो सेकंड है वो किल्ड होल सेल वैक्सीन है, ठीक है। इसमें O1 भी है और O159 भी है, एक में खाली O1 है और एक में O1 और O159 है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने ये कहा है कि इनमें से कोई भी जो है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में तो अवेलेबल नहीं है। व्हाई आर वी गिविंग एग्जांपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? नंबर 1 हमारी बुक यूनाइटेड स्टेट्स में छपी हुई है, नंबर 2 हम अमूमन चूंकि हम अपनी बुक के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं तो हम डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, ऑल्दो हमें अंडर डेवलप्ड को भी स्टडी करना है क्योंकि वी आर रिजाइडिंग है, ठीक है। तो इंजेक्टेबल किल्ड वैक्सीन जो है इट इज नो लॉन्गर इन यूज, इसमें जो टेट्रासाइक्लिन है इसको यूज किया जा सकता है कॉन्टेक्ट्स में, क्लोज कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है। लेकिन ये कोई आउटब्रेक होगा तो ये हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो अगर आपने इसको प्रिवेंट करना है बेसिकली डिजीज को, तो आपके लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो क्लीन वाटर एंड फूड सप्लाई, और सेकंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ कैरियर्स, ठीक है। ये 2 चीजें इसकी प्रिवेंशन में आपने याद रखनी है, वैक्सीन इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट इज a little about only 2 to 3 slides are left. इसमें हमने मामूली सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विब्रियो पैराहिमोलिटिकस जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ लेना चाहिए। इसमें मैरिन ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट हो रहा है, जिसमें अंडरकुक्ड सी फूड है, शेलफिश है, ऑयस्टर्स है। ये उन एरियाज में ज्यादा होता है जहाँ पे रॉ फिश की कंजम्पशन ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल जापान, ठीक है। और इसमें जो है इसमें भी एक एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस होती है, इसकी पैथोजेनेसिस की बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता, जिसमें आप यकीनन खुश हो रहे होंगे, ये पता नहीं है तो याद भी नहीं करनी है, ठीक है। क्लिनिकल पिक्चर कॉज्ड बाय विब्रियो पैराहिमोलिटिकस वेरीज फ्रॉम माइल्ड टू क्वाइट स्वेयर, वाटरी डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर, ये इसमें फीचर्स हो सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इसमें कोई हिस्ट्री होगी ऐसी कि इस पेशेंट ने जो है ना वो सी फूड कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ होगा इसमें आएगा। और डेफिनेटली हम आपको ये भी बता देंगे इसमें कि इसमें ग्राम नेगेटिव कर्व रॉड्स जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। द इलनेस इज सेल्फ लिमिटेड, खुद से ठीक हो जाती है अबाउट 3 डेज, ठीक है। इट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम विब्रियो कोल्री, इसमें दोनों आपस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, बाय द ग्रोथ इन सोडियम क्लोराइड। ये हमने पढ़ा था कि विब्रियो जो है हेलोफिलिक होते हैं। विब्रियो पैराहिमोलाइटिकस दे गोज इन 8% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। और क्योंकि ये मैरिन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और जो विब्रियो कोल्री है वो इतनी हाई परसेंटेज में ग्रो नहीं करता। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड बिकॉज डिजीज इज रिलेटिवली माइल्ड, सेल्फ लिमिटेड, डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रॉपर रेफ्रिजरेशन एंड कुकिंग ऑफ सी फूड, ठीक है। तो आसान तरीका है, इसको हम बड़े आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लास्ट स्लाइड, विब्रियो वल्निफिकस, ठीक है। ये क्या है, ये एक और टाइप है विब्रियो कोल्री की, जो ये भी मैरिन वाटर्स में रिसाइड करता है और वार्म सॉल्ट वाटर्स है स्पेसिफिकली, ठीक है। सो ये क्या कॉज करता है, सीवियर स्किन इन्फेक्शंस है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस है, सेल्यूलाइटिस, स्पेशली इन शेलफिश फिश हैंडलर्स, ठीक है। तो अगर कहीं कोई एमसीक्यू इसमें से आपको आ जाता है तो डेफिनेटली ऐसे क्यों नहीं है ना, एमसीक्यू आ सकता है इन दोनों शॉर्ट जो शॉर्ट वाले हैं, विब्रियो पैराहिमोलिटिकस और वल्निफिकस दोनों में से, ठीक है। तो इसमें भी एक हिस्ट्री दी हुई होगी कि ये पर्सन जो है वो शेलफिश को हैंडल कर रहा था, ठीक है, और उसके बाद उसका स्किन वुंड डेवलप हो गया, ठीक है। एंड इट कैन आल्सो कॉज अ रैपिडली फैटल सेप्टिसीमिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड
कॉम्प्रोमाइज। तो कोई हिस्ट्री हो सकती है कि इसकी ये कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट था, लाइक HIV पेशेंट था, कैंसर पेशेंट था, या कोई और कंडीशन हो सकती है जिसने रॉ शेलफिश कंज्यूम की थी। Hemorrhagic bullae in the skin often they occur in patients with sepsis caused by Vibrio vulnificus. Chronic liver disease predisposes to severe infection. So जिन लोगों में liver diseases chronic है definitely उनमें इसका infection ज़्यादा हो सकता है, और इसकी जो treatment है वो doxycycline है. So with this we come to the end of the lecture. यहाँ पे Vibrio की skin infection आपको इस diagram में दिखाती है, ये जो bullous condition है, ठीक है, this is an infective condition caused by Vibrio vulnificus. ठीक है, ओके. सो up till now we have covered some topics from the GNR, जिसमें से हमने first of all हमने जो introductory lecture था वो लिया था GNR का, जिसमें इसकी जनरल प्रॉपर्टीज बताई थी आपको. फिर उसके बाद मैंने आपको ई कोलाई पढ़ाया था. सेकंड जो है वो हमने आज, फिर उसके बाद हमने साल्विनेला पढ़ा. आज हमने शिगेल्ला और विब्रियो भी कवर कर लिए हैं. और मेरा ख्याल है कि जो आपकी ईद हॉलीडेज हैं उससे पहले आपको हम कंपाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर भी कवर कर लेंगे, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विद स्यूडोमोनास एंड ओनली अ फ्यू जो लेस डिटेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे इसमें से रह जाएंगे. अच्छा, अब ईद हॉलीडेज कब है ये तो अभी मैं डिक्लेयर नहीं कर रही कब है, जब एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगी तब पता चल जाएगी. ठीक है, लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि इसमें से आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है विब्रियो में से, साल्विनेला में से, शिगेल्ला में से, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो पूछो. नहीं बेटा, 15 मई से नहीं हो रही हमारी, और हमारी बहुत ज़्यादा हो भी नहीं रही है ना, क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी काफ़ी वेस्ट हो चुका हुआ है ना, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकते. हमने अपना सिलेबस भी कवर करना है. लेट से अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड कर लेती है कि कुछ टाइम में कॉलेजेस खुल जाने हैं, तो फिर हमें उसके बाद ऑब्वियसली अपने एग्जाम्स भी हमने साथ साथ कंडक्ट करने होंगे. इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज होनी होंगी. ओके, टॉपिक बच्चों आपस में बातें करने की बजाय पहले मुझे बता दें आपने कोई क्वेश्चन इसमें से पूछना है या नहीं पूछना है. नहीं पूछना. ओके, ये जो है ना बड़ी परेशानी की बात है कि आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछना. तो इट मेक्स मी थिंक कि आप या तो आप लोग बहुत लाइक बच्चे हैं, या फिर मैं बहुत अच्छा पढ़ाने लग गई हूँ. और जो तीसरी चीज़ है जो कि मुझे ज़्यादा सही लग रही है वो ये है कि आप लोगों ने कुछ ध्यान से सुना भी है कि नहीं सुना. चलिए फिर भी बुक में से इसको एक रीडिंग दे लेंगे आप. ठीक है, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, और कोशिश किया करें कि जो टॉपिक हम कवर करते हैं ना उसको जल्दी से जल्दी एक छोटी सी, कम से कम छोटी छोटी वाली रीडिंग जो होती है ना सुपरफिशियल वाली, वो कम से कम जरूर दे लिया करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें समझ क्या नहीं आ रहा. 8:30 से, अच्छा आज आपका टेस्ट था, तो फिर तो लास्ट लेक्चर में कुछ पढ़ा ही नहीं होना मेरे बच्चों ने. चलिए अगर पढ़ा है तो इट्स रियली ग्रेट. ठीक है, क्योंकि बेसिकली अब हमारी ये कोशिश है कि हमने इस साल आपकी क्लास का रिजल्ट बहुत अच्छा लेके आना है, और वो मैं अकेली तो बच्चों कर नहीं सकती हूँ, मैंने तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली भी हैं. ठीक है, तो पढ़ना तो अब आपको ही पड़ेगा. ठीक है ना, जो चीज़ समझ नहीं आती है कोशिश किया करें. हाँ जी, बच्चों का प्रॉप स्टार्ट हो रहा है 2 जून से. हम कोशिश करेंगे कि जिन दिनों में आप लोगों के एग्जाम्स हों उसमें हम कोई देखते हैं. चलिए मैं डिस्कस करती हूँ कुछ सीनियर्स के साथ या मैडम के साथ डिस्कस करती हूँ कि अगर उसमें हम या तो लेस इम्पोर्टेंट कोई थोड़ा सा रख लें, या फिर हम उसमें से कोई चीज़ जो आपको ज़रूरत हो वो हम उसको रिवाइज कर लेंगे. क्योंकि जो बच्चे क्लास मतलब ऑब्वियसली आपने क्लासेस तो आपने अटेंड करनी होंगी, आई थिंक सो, ये नहीं करनी होगी. एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो क्लासेस तो नहीं अटेंड कर सकेंगे ना. Anyways, I'll help out any of you who needs help. जिन बच्चों के पेपर्स होने हैं उन्होंने डेफिनेटली 2 तरफ का पढ़ना होगा, तो उनमें से जिसको भी कोई एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होगी, they can let me know.
ठीक है। तो जो चीज आपको नहीं समझ आ रही होगी वो मैं किसी तरह से आपको सेपरेटली भी समझा दूंगी। ये टेंशन से पौध होने की जरूरत नहीं है, आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स लेनी है बच्चों। जो इस तरह की डिजीजेज होती हैं जिनका आपको कोई एंड नहीं पता कि ये कितने अरसे तक रहनी है, ठीक है, और ये एक वर्ल्ड वाइड चीज है ना, सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है, तो सारी दुनिया में इसी तरह से है। तो हमें ये भी आइडिया नहीं है कि ये कब तक रहनी है कब तक नहीं रहनी। तो अब हमें इसके साथ ही हमने जिंदगियां तो गुजारनी है ना, जितनी 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 हमारी अल्लाह ताला ने लिखी है, अल्लाह ताला सब पे रहम रखे। लेकिन हमने अब हमें अपने आप को हमने इस तरह से ट्यून करना है कि हमने अपनी इम्यूनिटी खुद बिल्ड करनी है। इसके अगेंस्ट आप में से जो बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे उन्होंने बहुत केयरफुल रहना है, उन्होंने सारी प्रोटेक्शन लेनी है, अपने लिए मास्क अरेंज करें। अगर आपने कॉलेज से होके जाना है, इफ एनी ऑफ यू नीड्स एनी हेल्प इन अरेंजमेंट ऑफ मास्क और ये, तो उसमें डेफिनेटली हम जो कुछ आप लोगों के लिए कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे। हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा और जो है ना उनको प्रॉपर्ली उनको यूज भी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा क्लोज एक दूसरे से ना बैठे, और मास्क अपना किसी सूरत में भी आपने भूल के नहीं जाना है, ठीक है। चलिए, विद दैट वी कम टू एन एंड, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज। और अगर किसी को बाद में कोई क्वेश्चन याद आ जाए तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं, ठीक है।